चलो भाई, सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में पता तो चल ही गया होगा आपको। बुरी चीज है ना? पता है ना क्या है क्या नहीं है सीएस एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर सबसे वाहियात चीजों के बारे में बताऊं मैं आपको। जैसे सीएसईटी में इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है? सीएसईटी में इकोनॉमिक्स होता है, वाहियात सब्जेक्ट्स। एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 में एक खराब सब्जेक्ट होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। मॉड्यूल 2 के अंदर होता है ईसीआईपीएल, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। प्रोफेशनल के अंदर होता है आपका सीएफएसएम, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक दुखद कहानी सुनाने वाला हूं इसके बाद। फिर आपका ईएसजी होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस होता है। ये सारे वाहियात सब्जेक्ट मेरी किस्मत में, सब मैं पढ़ाता हूं। अब जो है यही है। तो मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 1 होता है, पहला पेपर, पेपर नंबर 1 जेआईजीएल नाम से होता है। जेआईजीएल इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। 18-19 चैप्टर्स है इसमें। बुक है तुम्हारे पास? तुम लोगों के पास होगी, तुम लोगों को भी मिल गई पहले ही। थोड़ा कुछ इसमें सप्लीमेंट ऐड करूंगा मैं इस बार, तो जिनके पास ऑलरेडी बुक है उनको मैं बुक को भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, ठीक है? तो ये सिस्टम है इसका। अब भाई ये जो है लिटिगेशन, समझते हो आप क्या होता है? वो वाला लॉ है ये। मतलब प्रॉपर हार्डकोर लॉ होता है ना, जैसे एक होता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में आपका कंपनी लॉ आ जाएगा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लोजर, लेबर लॉ, ये वाली चीज आ जाएगी। ये थोड़ा टिपिकल लॉ होता है। इसके अंदर आपको सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। सीआरपीसी नाम का आपका एक एक्ट आएगा, मैं बताता हूं उसके नोट्स आपको, मुझे अगर मिल गए तो। दिख ही नहीं रहे। ये है आपका सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि अब चेंज हो गया, बट तुम्हारे सिलेबस में अभी तक चेंज नहीं किया, तो मजबूरी में तुमको पढ़ना पड़ेगा। आईपीसी होता है, ये है आईपीसी, ठीक है? अब पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा? तो दो ऑप्शन है, या तो हम मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। किसी ने कभी मॉड्यूल देखा? मॉड्यूल देखा किसी ने कभी? नहीं। ये खोलना बेटा, मॉड्यूल एक इसका रखा हुआ है, खोलो इसको। अरे थोड़ा बीच से खोल, इंडिया मतलब फर्स्ट। ये मॉड्यूल ऐसा होता है विधवा सा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉपर, मतलब निरस जिंदगी, जैसे मेरे कपड़े रहते हैं वकालत वाले, अच्छी। पूरा सवेरे सवेरे मूड खराब होने वाला। और दूसरे प्रिंट तो मेरे भी नोट्स अभी यही है, कलर्ड हम मंगवाने की सोच रहे हैं, बट यहाँ पर आपको ऐसा एकदम ये मीम पुराण पैटर्न में नोट्स मिलेंगे, ये प्रॉपर। और ये ऐसे नहीं फर्जी मीम लगा रखे, मतलब टॉपिक से कनेक्टेड है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो आई होप यू नो, इनको भी बता देना, ठीक है? ये हर चीज एक टॉपिक से लिंक्ड है, ठीक है? तो इससे हम पढ़ते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन, आप चाहे तो मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंटेंशन एक फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया में आता है। इंटेंशन मतलब कोई भी गलत इंटेंशन, अब मैं तेरे को फोट डालूंगा, नेग्लिजेंस, भैया मेरे मुंह से निकल गई टाइप्स, ये चीजें इसमें हमको पढ़नी होती है। और बाकी पुराने लोग तो मुझे जानते ही हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दूं। अटक गया लो, बताता हूँ रुक के। हाँ, मेरा नाम योगेश ओझा है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट में, मेरा खुद का ऑफिस है। और पढ़ा लिखा हूँ, मतलब बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम 2 बार, और अपना पीएचडी स्कॉलर हूँ, और 40 एक के आसपास डिप्लोमा किए हुए हैं। आईआईएम से किया, आईआईटी से किया, आईआईएम में सेशंस दिए हैं, रशिया स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के साथ काम किया, बहुत 300 किताबें लिखी है। मतलब अच्छा आदमी हूँ, ऐसा 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ,
तुम्हारा फ्यूचर सेफ हाथों में, ऐसा नहीं है भाई ये किसको ला दिया ऐसे। अभी दाढ़ी वापस काली कर ली मैंने, वैसे मैं पुराना हुआ थोड़ा, ठीक है। तो इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोई ज्ञान या नॉलेज देने की जरूरत है। काव्या सबसे पहले बधाई हो 172, 156, 58। सिद्धि, अरे पहचान लिया, मजा आ गया। रिद्धि 161, बहुत ही बढ़िया। आपको भी बधाई हो, सबको जिसने CICT पास करी है। और तू पहले नंबर पे दूसरा ग्रुप पढ़ के आया है, एग्जाम देगा। नाम प्रथम और इसमें लास्ट रह गया। अच्छा, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है भाई, तो लॉ ऑफ टॉट से हम शुरू करेंगे। वैसे आपका CICT में टॉट हो चुका होगा, टोटे टोटे पढ़ चुके हैं हम, पर वहां जो जिस तरीके से और जिस नजरिए से हम पढ़ते हैं, यहाँ नजर और नियत दोनों बदल जाती है एग्जीक्यूटिव में। तो नजरिया तो मैं बदल दूंगा, नियत तुम संभाले रखना, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट खतरनाक चीज है ये। क्या होता है टॉट, क्या समझते हो आप टॉट से? अच्छा, एक कॉपी जरूर साथ में रखना, JIGL जब भी पढ़े अपन। लॉ लिखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड ध्यान में होना। अगर आपको कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे तो आप लॉ की लैंग्वेज नहीं बना पाओगे। और अगर अपने कीवर्ड समझ लिए तो लॉ की लैंग्वेज बुक वाली आप खुद लिख सकते हो अपने मन से। आपका मन ही एकदम जुडिशरी बन जाएगा, ठीक है। दृष्टि, समझ आ रहा है? गुनगुन, अब बढ़िया, अब खुश है, दुख तो नहीं है कोई? रोएगी तो नहीं साइड, सॉरी रोती तो दृष्टि है। अच्छा, पहली क्लास में नहीं बताना था ये सबको, कोई नहीं। अब ये रोती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बात बात पे रोना ये इसका काम नहीं है। जब मर्जी हो एकदम से बात करते करते रो दे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते, नॉर्मल है बस। लेकिन चलिए, लॉ ऑफ टॉट से अपन शुरू करते हैं। टॉट मतलब क्या होता है भाई लोग? टॉट क्यों है? मिस्टेक, रॉन्ग। रॉन्ग और मिस्टेक के बीच में क्या डिफरेंस है? जानबूझ के करा गई गलती को रॉन्ग बोलते हैं। गलती करना और गलत करना, तुम्हारी ई की मात्रा, एक चीज हटाओ और आंसर बनाओ। ऐसे आंसर पे ICSI आपको एक अटेम्प्ट और उपहार में देता है। बोले जून ठंड में आना दिसंबर में, क्या करोगे जून में पास होके? लॉ बहुत टिपिकल चीज है ये। टॉट जो होता है ना भाई, वो होता है सिविल रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग होता है? क्रिमिनल रॉन्ग क्यों है फिर? CRP से क्रिमिनल रॉन्ग होता है। क्रिमिनल रॉन्ग इज समथिंग, देखो जो गलत है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है पुराने जमाने से। घर वालों ने सिखाया ऐसे नहीं करते पाप लगता है, सिखाया ऐसा। मेरे घर वाले तो हर चीज में बोलते थे बाबा आ जाएगा टाइप्स। दूध नहीं पिएगा बाबा आ जाएगा, जल्दी नहीं सोएगा भूत आ जाएगा। हर चीज में, सो के नहीं उठो तो भूत, अरे भूत क्या फ्री बैठा हुआ है? हर चीज में। मेरी दादी की आदत थी हर चीज में पाप लगना। खाना नहीं खाओगे तो पेट भर गया भाई, नहीं पाप लगेगा। झूठा छोड़ दो पाप लगेगा। चप्पल नहीं पहन रहे, उल्टी चप्पल रखी तो पाप। सो के उठ के मुंह नहीं धो रहा आदमी तो पाप लगेगा। पाप है कि क्या है भाई ये? तो ये उत्पत्ति हुई है सिन से। सिन मतलब पाप, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। दो प्रकार के सिन, फिर सिन को अपग्रेड करके क्राइम कर दिया गया। मॉडर्न सोसाइटी है, हम पाप में बिलीव ही नहीं करते। समझते हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जिससे आपको पाप लगेगा, आप इतना माइंड करते हो? रास्ते चलते किसी को गाली दे दिया, हट साला, आपने ऐसा सोचा बुजुर्ग व्यक्ति को गाली दे दी पाप लगेगा? ये देखो ईशा साफ मना कर दी, बोले आएगा तो जाएगा ना, गाली तो सुनेगा वो, है ना। अब क्राइम दो तरह के होते हैं भाई लोग, एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन और एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम और एक प्रॉपर्टी के खिलाफ क्राइम। आप व्यक्ति के खिलाफ क्राइम करो तो वो रो सकता है, रो सकता है, सॉरी इट इज नॉट रेलेवेंट, बट वो रो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, परिधि छुट्टी नहीं करती कभी भाई, परिधि छुट्टियां नहीं करती, है ना। इस बार तो नहीं होगी बेटा रिद्धि सिद्धि?
अच्छा तुम तो, सॉरी, माय बैड गाइस, आप तो रोज आती हैं। कभी कभार कॉलेज जाना हो तो दैट्स अ डिफरेंट कॉल। क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो तो वो व्यक्ति रो सकता है। तो व्यक्ति के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? कुछ क्राइम क्रिमिनल नेचर के, कुछ क्राइम सिविल नेचर के। सिविल नेचर के क्राइम ऐसे होते हैं कि जैसे जिनके बदले कोई भरपाई की जा सके। मैं तुम्हारा चश्मा तोड़ दूं तो उसके कैसे, ये मोबाइल का कवर है क्रिसमस वाला, तीन गजब यार। ये तूने बनाया है या ऐसा मार्केट में मिलता भी है? हाँ, मिलता, ऐसी चीजें भी मिलती है। आई एम लकी दैट आई वाज बोर्न इन 1990s। मिलेनियल जनरेशन का हूँ मैं। जेंजी खतरनाक चीज होती है भाई, गजब। मैं अगर ऐसे कोर्ट में निकाल लूं ना, देखो, सोचने पे माइक गिर गया, करने पे पता नहीं क्या हो। देखो गाइस, क्रिमिनल और सिविल दो तरह के क्राइम होते हैं। थैंक यू सर। चाय आई क्या आज? क्रिमिनल और सिविल यहां तक क्लियर है। क्रिमिनल में क्या होता है कि आपको सजा ही देनी पड़ेगी, आप उसको किसी भी ऐसी लिक्विडेटेड डैमेजेस देके भरपाई नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारा चश्मा तोड़ दूं तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को नया दिलाना पड़ेगा। थप्पड़ मार दूं तो उसकी भरपाई क्या है? वापिस मारोगे, पर उससे भरपाई कहां हुई? उससे भरपाई कहां हुई? कोई रास्ते चलता आदमी आपको, तुमको साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है? ये तुमको तमिल तेलुगु कौन सी वाले, तमिल में गाली देते, अब कर लो, बदला ले लो, करो, इल्ले इल्ले करते रह जाओगे, तुम समझ आएगा नहीं कुछ। वो अगर तमिल में गाली दे गई तो अब कैसे रिटर्न दोगे? सेम टू यू। वणक्कम मतलब क्या होता भाई? वो वेलकम होता है। वो गाली दे रही, तुम वेलकम कर रहे हो, एक और दो, एक और दो, इससे मेरा मजा नहीं आया। ये कैसे बदला लिया तुमने? तो क्रिमिनल एक्शंस अलग चीज होती है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जितनी भी होती है मोस्टली सिविल नेचर के क्राइम्स में जाता है। तो हमको जो टॉट पढ़ना है वो बहुत खतरनाक चीज है। वो कैसा, किस तरह का रॉन्ग है? तुम सीएससीटी में कुछ तो पढ़ के आए हो ना टॉट के बारे में, तुमने तो मेरे से भी पढ़ा है, तो बताओ ना क्या होता है। बस इतना ही पता है? गलत बोली एक साथ, वो भी सिविल रॉन्ग। अच्छा, गलती से मिस्टेक होना टॉट होगा क्या? यस और नो? पक्का गलती से मिस्टेक टॉट है? तो बावरी हर समय टॉट करती फिरती है। अरे मैं रास्ते पे जा रहा था, किसी को गलती से मैंने ठोक दिया, थोड़ा सा पैर टूट गया उसका, तो क्या ये टॉट है? यस और नो? किसी और की गलती आपके माथे पे ठोक दे तो, ये भी मेरी गलती है हर चीज में, तो वो टॉट होगा? यस और नो? होगा? अरे तो मुंह से बोलना क्या? आप किसी को धमकी दे रहे हो, क्या उखाड़ लेगा? टॉट है धमकी देना किसी को? ये मूवी देखी है आपने, दबंग? इसके भाई को थप्पड़ मारता है वो, फिर उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता, बोलता सॉरी बोल दीजिए, घर की बात है। खाने से बाहर निकलता, एक और देता है, फिर बोलता है सॉरी, घर की ही बात है। तो इस तरह के क्राइम अगर हो रहे हैं तो वो भी टॉर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। भाई जो टॉर्ट है ना, अब ये इसमें से कौन सा टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा वो आगे, बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको। टॉर्ट को टॉर्ट बनाने में तीन चीजें जरूरी है। इसको जानते हो आप? बड़ा मनहूस आदमी है ये क्या करता है? कांच तोड़ता है, फिर इसका ये हाल होता है, ये इसको फोन लगाता है। तीन एलिमेंट है टॉर्ट के। पहला रॉन्गफुल एक्ट, क्या है? दूसरा लीगल डैमेज, और तीसरा उसके लिए लीगल रेमेडी होना चाहिए। मैंने अपने मन में बहुत लोगों को बहुत गालियां दी है, क्या वो रॉन्गफुल एक्ट है? क्यों नहीं है? अब माइथोलॉजिकल रीजन से सोचो तो वो तो पाप है। गंदी बात सोचना, किसी को गाली देना कि इसकी तो एबीसीडी, गलत बात है। पर मैंने दी क्या? मैंने मेरे मन में बहुत सारे लोगों को सोच रखा था कि मैं समय रहते इनको मार दूंगा, मतलब जब भी टाइम और मौका मिले निपटा देंगे अपन। पर मारा तो नहीं ना, तो क्या रॉन्गफुल एक्ट हुआ? या मैंने एक पत्थर उठाया और जोर से मारा, पर जिसको मार रहा था वो साइड हो गया, तो क्या ये रॉन्गफुल एक्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पर उससे सामने वाले को कोई लीगल डैमेज हुआ क्या? लीगल डैमेज नहीं हुआ,
तो फिर वो बिल्कुल भी टॉट की कैटेगरी में। अच्छा, सामने वाले को मैंने रॉन्गफुल एक्ट भी कर दिया, लीगल डैमेज भी हो गया, पर उसके अगेंस्ट में कोई लीगल रेमेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आप व्हाइट शर्ट या कोई भी कपड़ा पहन के सड़क पे गुजर रहे थे, फिर सेम टाइम पे कबूतर भी ऊपर से जा रहा था, उसने आपके शर्ट के ऊपर रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, आपको लीगल डैमेज भी हुआ, शर्ट खराब हो गई, पर आप कोर्ट में कबूतर के ऊपर केस लगाओगे? बोले डाइपर पहन के उड़ना चाहिए इनको। कर सकते हो ऐसा कुछ? इज इट पॉसिबल? तो लीगल रेमेडी होना भी जरूरी है। अब भाई लीगल डैमेज क्या होता है? किसी के टायर में से हवा निकाल देना, किसी का दिल तोड़ देना, दोनों में से लीगल डैमेज कौन सा? वाह बेटे, मतलब ही लोग, योर टायर इज टायर, हार्ट इज नो हार्ट। दिल तोड़ देने की कानून में कोई सजा नहीं है। लीगल डैमेज, हर डैमेज लीगल डैमेज बिल्कुल नहीं होता। अब हम शुरू करते हैं टॉट। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? एज यूजुअल आपको किताब में चैप्टर के पहले एक पेज खाली मिलता है जिसका नाम है कंटेंट शीट। ये चैप्टर का इंडेक्स होता है, बना रखा है थोड़ा, चलो इज्जत बच गई। बता, हाँ बना रखा है। इसमें पूरे चैप्टर, जैसे जिन चैप्टर में सेक्शंस आते हैं, हम पूरा इंडेक्स नोट कर लेते हैं और उसके आगे उसके सेक्शन वेक्शन, केस लॉ के नाम ये लिख लेते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब हम रिवाइज करें तो हमको एक कंटेंट शीट देख के समझ आ जाए कि ये टॉपिक हमको आता है, इसमें ये रेलेवेंट केस लॉ था, तो वो देख के याद आ जाता है। और हम साथ में इसके कीवर्ड्स हाईलाइट करके लिखते रहेंगे। आप लोग चाहें तो रेड कलर का जेल पेन इस्तेमाल करें बुक के अंदर लिखने के लिए, वो थोड़ा हाईलाइट ज्यादा होता है जब हम उसको बाद में देखते हैं। तो करें शुरू? चलो भाई, टॉट क्या है? इट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, हम आमतौर पे तो क्लास में याद कर लेते हैं, पर नई बैच है तो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं कि आपको क्लास में सिर्फ समझना है कि याद भी यही करना। क्या दुश्मनी है राम सर को? क्या ठंडा पानी देखेगा भाई? अगर याद यही करना है तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहला, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, दूसरा जवाब देना पड़ेगा, और तीसरा जो पढ़ाया घर जाके आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा। कर पाओगे? अभी तो हाँ बोलते हैं लोग, फिर करते नहीं है। कुछ लोग तो घर ही चले जाते हैं छुट्टी पे। रोज आएगा ईशा? परिधि? पक्का? टॉट क्या है? इट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। मतलब फ्रेंच इक्विवेलेंट है इंग्लिश वर्ड रॉन्ग का। रॉन्ग के बदले उधर क्या बोलते हैं? टॉट। द वर्ड टॉट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज टॉटम। कहां से डिराइव किया? अब अपने को याद रखने वाली दो चीज है, ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है किस, कौन से वर्ड का? इंग्लिश वर्ड का। इंग्लिश वर्ड कौन सा? रॉन्ग। किधर से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा भाई? टॉटम। द सिंपली स्टेटेड टॉट मीन्स रॉन्ग। हर पैराग्राफ से कोई रेलेवेंट चीज निकलती है जिसको अगर हम दिमाग में बिठा लें तो हम अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कल नहीं आऊंगा, इसको कैसे बोला जा सकता है? या मुझे कोई जरूरी काम है, मतलब आई हैव सम अर्जेंट वर्क, कुछ दूसरा सेंटेंस लेता हूं, ये तो मैंने ही बता दिया हिंदी में। आई एम हंग्री, आई नीड टू गो फॉर अ लंच, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? ईशा बोलो। अरे हिंदी भी नहीं आती? लक्ष्मी? आई एम हंग्री, आई नीड टू गो फॉर अ लंच। और कोई ट्राई करेगा? माधव? भूख लगी, खाना खाने जाना। सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई इंदौरी अगर इसको बोले तो कैसे? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने जाना चाहिए। हाँ भैया भूख लग रही, खाना खाना है, ये भी बोल सकते हैं। जा रहा हूं मैं, भूख लग रही है, खाना खाने जा रहा हूं। तो आपको ये जा रहा हूं आ रहा हूं वाली कैटेगरी की लैंग्वेज अगर आप आईसीएसआई में लिखोगे तो वो भी जवाब कुछ ऐसे ही देगा। क्या आंसर पसंद नहीं आ रहा है? एक अटेम्प्ट में हो रहा। हाँ समरी नोट्स बनाएंगे भाई, ये जो किताब मेरी है ये ऑलरेडी समराइज्ड है, आप एक बार इसको प्राप्त करेंगे, मजे आ जाएंगे।
चार्ट वार्ट भी दूंगा मैं, मेरे जो बनाए हुए हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हैंड रिटन नोट्स भी हैं ये जैसे। अरे कहाँ है यार, टाइम पे नहीं मिलती चीजें। कुछ ज्यादा ही पढ़ा नहीं दिया, इतने ज्यादा नोट्स हो गए। मैंने पुराने ग्रुप्स में भेज रखे हैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स वगैरह। चलो भाई अभी इधर आ जाए वापस। कहाँ था, जून 25, हाँ। तो आपको भाषा सही लिखनी है। अब फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड जो है क्या है, टॉट। इंग्लिश वर्ड कौन सा था, रॉन्ग। कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, टॉटम। द सिंपली स्टेटेड टॉट मीन्स रॉन्ग, बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉट। टॉट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक। अब भाई साहब यहां समझो, आपको यहां से सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये लैटिन वर्ड डिराइव हुआ है। उसके बाद टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके क्वेश्चंस भी हम साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। आप स्कैनर खरीदना चाहो खरीद सकते हो, और मेरे से क्वेश्चन बैंक लेना हो ले लेना, मेरा क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो गया न्यू सिलेबस का। Tort may be defined as civil wrong which is repressible by an action for unliquidated damages and which is other than mere breach of trust. Breach of trust मतलब किसी का भरोसा तोड़ देना। जैसे किसी को कोई बात बताओ अपन भरोसे पे कि भाई ये तो किसी को मत बताना, और वो सबको बता दे, तो उसके बदले पैसे नहीं ले सकते। पर टॉट एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अगर किसी को गाली गलौज कर दूं तो उससे उसकी जो बेइज्जती हो गई वो वापस रिपीट में गाली देके उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। जैसे अगर फायदा होता तो आप लोग यूट्यूब सर्फिंग करते हैं ज्यादा, यूट्यूबर्स को जानते हैं, कैरी मिनाटी नाम की प्रजाति को जानते हैं। वो जब रोस्ट वीडियोस बनाता है तो सब उसका रिप्लाई वर्जन भी देते हैं, पर बेइज्जती तो हो गई, अब कुछ नहीं बचा जीवन में। एक बार अगर वो उड़ा दे फिर कुछ नहीं बचता, तो वो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा फिर, ठीक है। सिविल रॉन्ग ऐसा जिसके बदले आपको कोई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सको, कोई मतलब आपका नुकसान की भरपाई की जा सके पैसों के रूप में। तो टॉर्ट में भी डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग। पहला पॉइंट तो बन गया, ये क्या है, सिविल रॉन्ग विच इज रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब जिसकी वापस भरपाई की जा सके बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज अदर देन मियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप अगर पार्ट में डेफिनेशन याद करें, डेफिनेशन को तोड़ दो, तो वो थोड़ा आसान होता है याद करने में। जैसे हम डेफिनेशन लिखे, टॉर्ट क्या है, इट इज अ सिविल रॉन्ग, यहां तक क्लियर, विच इज रिप्रेसिबल बाय एन एक्शन ऑफ या एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और लास्ट लाइन क्या है, विच इज अदर देन मियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हो गया है, ये बन गए आपके 3 पॉइंट्स और ये आपके डेफिनेशन। अरे भाई सब करवाऊंगा मैं, बिल्कुल क्यों नहीं करवाऊंगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ईशांत, सबरी नोट्स भी बनाएंगे, वो तो मैं खुद ही दे दूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस तो अति करेंगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे। क्यों भाई, होमवर्क होमवर्क मिलता है क्या पुरानी बैच वालों, और जो होमवर्क नहीं करता उसका क्या होता है, क्लास के बाहर। होमवर्क करना कंपलसरी रहेगा थोड़ा, मतलब ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें आपको रात 11 बजे से पहले पीडीएफ भेजना पड़ेगा, और आंसर्स लिखना ही पड़ेंगे। टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो बैंड बजेगी। इस बार थोड़ा सा टेस्ट का पैटर्न चेंज करेंगे अपन। आपका एक मतलब ऐप बनवाइए मैंने, फॉर्म क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर आप ही को आपके मार्क्स सबमिट करने, जैसे आपकी कॉपी चेक होके आ जाएगी तो आपको आपके मार्क्स सबमिट करने पड़ेंगे उस पर। तो ईयर एंड पे जब भी सिलेबस पूरा होगा आपकी खुद की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, आपको भी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के टेस्ट में कितने मार्क्स थे, तो मुझे किस चैप्टर पे आखिरी में ज्यादा मेहनत करनी है। और एक चैप्टर के 2 से 3 टेस्ट इस बार पहले ही दे देंगे हम लोग, डेट शीट आपको, ठीक। अब आता है भाई जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। जनरल कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ
टॉट, आई होप इट वॉज स्टेबल। स्टेबल ही थी। बाहर से आवाज आई, अंदर से ही। जनरल कंडीशंस फॉर लायबिलिटी ऑफ टॉट। कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है कि इसको क्या हो गया तेरे को। देयर इज नो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सिविल रॉन्ग दैट विल अमाउंट टू टॉट। पर अगर सिविल रॉन्ग को टॉट बनना है तो उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली रॉन्गफुल एक्ट, दूसरी लीगल डैमेज, तीसरी लीगल रेमेडी। सिविल रॉन्ग बिकम्स टॉट ओनली इफ इट सेटिस्फाई सम कंडीशन। अच्छा, जो टॉट करता है उसको क्या बोलते हैं? टॉटर, टॉट फीजर। क्या बोलते हैं? टॉट फीजर। कुछ बच्चे टॉटर लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। टॉट फीजर, whereby he has without just cause or excuse caused some harm to other party। just cause और excuse होना जरूरी है भाई। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, जैसे आपके माँ बाप आपको पीटते हैं, तो आप उनको जाके मत बोल रहे हैं टॉट कर रहे हो, उधर नहीं कर सकते आप। कोई पंचर बनाने वाला आपकी गाड़ी के टायर में से हवा निकाल रहा है, ए टॉट कर रहा है, भाई उसको तो करना ही पड़ेगा ना। रीजनेबल कॉज, पुलिस वाला आपको अरेस्ट करना है, ए टॉट कर रहा है, हाँ, हर जगह नहीं कर सकते आप ऐसा। जस्ट कॉज और एक्सक्यूज के बिना, कोई वैलिड रीजन के बिना। अब वैलिड रीजन ऐसा नहीं कि मुझे तुझ पे गुस्सा आ रहा था तो मैंने धो दिया, ये जस्ट कॉज या एक्सक्यूज की कैटेगरी में नहीं आता। टॉट के 3 एलिमेंट है, एक रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। भाई रॉन्गफुल एक्ट के अंदर ओमिशन भी इंक्लूड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओमिशन? कोई ड्यूटी थी पर अपन भूल गए, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, सड़क बनानी थी लेकिन हम भूल गए, दिस वॉज वे टू पर्सनल। बट मैं नगर निगम में नहीं हूँ गाइस, तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कोर्ट में हूं। चलो, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट बीमार है, अब डॉक्टर नाइट शिफ्ट पे है, रात को ऑक्सीजन का सिलेंडर बदलना था 12 बजे के आसपास, बट डॉक्टर हैज इट्स पर्सनल लाइफ। तो 12 बजे डॉक्टर की फ्रेंड का बर्थडे था, तो डॉक्टर उसको विश कर रहा था, विश करते करते बात ज्यादा लेट तक हो गई और वो ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करना भूल गया। भाई इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, सेक्शंस नहीं है, अलग अलग एक्ट है, हर एक्ट में अलग अलग सेक्शंस है और वो वहां पर लिखे हुए मेंशन्ड है। हाँ जी, जैसे टॉट के अंदर कोई सेक्शंस नहीं है, जनरलाइज्ड लॉ। अगर दूसरा कोई एक्ट उठाया, ये कंपनी लॉ या के जैसा नहीं है। कंपनी लॉ में पूरे सब्जेक्ट में एक ही एक्ट है, यहां पर अलग है थोड़ा, ये अलग तरह का लॉ है, ठीक है। जहां सेक्शंस होते हैं वहां सेक्शंस मेंशन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईपीसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन 120 120 बी होता है, मेंशन्ड है। रेलेवेंट केस लॉज भी इसी के अंदर मेंशन्ड है जो एग्जाम में लिखने होते हैं। पनिशमेंट 120 बी में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403 404 इसके एलिमेंट मेंशन्ड है, केस लॉज मेंशन्ड है, नोट्स में सब है। ऐसे सारी चीजें हैं, सेक्शंस है, केस लॉज है, रेलेवेंट चीजें सब है, पनिशमेंट्स के सेक्शंस मेंशन्ड है, केस लॉज है, ऐसे डिटेल सारी मेंशन्ड है इसमें। ऑनलाइन से किसी का डाउट था गाइस? हाँ जी, रॉन्गफुल एक्ट में ओमिशन, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ बिल्कुल है ना, सब मेंशन्ड है उसमें। क्लियर है? रॉन्गफुल एक्ट में क्या इंक्लूडेड है? ओमिशन। कोई आपकी ड्यूटी है आप नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा? ओमिशन। और उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से आपको क्या होना चाहिए? लीगल डैमेज होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? लीगल डैमेज होना चाहिए। एक मिनट, अटक गया है। फिर हम आगे आए, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर दैट अ लीगल रेमेडी कैन बी ऑफर्ड। अब हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखें? रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या है? द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टेंसेस बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग। हिंदी में इसका अनुवाद करें पहले तो तभी याद होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताया आप मेरे को, रिद्धि सिद्धि, फिर भूलिए। रिद्धि के साथ कोई टॉट हुआ, कंप्लेन करने सिद्धि जा रही है,
तो वो पूछेगा तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई, मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ गड़बड़ हुई। तो वो क्यों नहीं आई, क्योंकि उसका मन नहीं था। ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। रिद्धि तुम ही होगी पक्का। हाँ, जिस पे टॉट हुआ वो एकदम ऐसे थोड़ी चलेगा बोल रही। क्लियर है? जिसके साथ टॉट हुआ, जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, द एक्ट कंप्लेन ऑफ, जिस चीज की कंप्लेन कर रहा है, ध्यान से समझना, इसमें कीवर्ड कौन सा है? कंप्लेंट। अब आपको कंप्लेंट और एक्ट को यूज करके सेंटेंस बनाना, तो जिस बात की कंप्लेन की गई है, द एक्ट कंप्लेन ऑफ, जिस चीज की कंप्लेन की गई है, द एक्ट कंप्लेन ऑफ, वो हर परिस्थिति में लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीगली रॉन्गफुल। अब इसको इंग्लिश में फिर से ट्रांसलेट करें, द एक्ट कंप्लेन ऑफ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, the act complained of should under all the circumstances be legally wrongful as regards the party complaining. In other words, दूसरे शब्दों में बोले, it should prejudicially affect any of the above mentioned interests protected by law. व्यक्ति के साथ गलत हुआ होना चाहिए, जो भी उसके राइट्स मेंशन है उसको अफेक्ट करना चाहिए। या फिर आप इसको अपनी भाषा में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, The act complained of, क्या लिखना चाहिए इसके आगे मेरे को? शुड बी। अब मैं सेंटेंस को जगल कर दे रहा हूं, वर्ड्स आगे पीछे, ठीक है? शुड बी जो याद करने में आसान हो, लीगली रॉन्ग इन ऑल circumstances with regards to person complaining it। अब आप अगर एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखो तो डेफिनेटली अच्छी लैंग्वेज कंसिडर होगी। मैं आपको जेआईजीएल की पुरानी बच्चों की पास आउट कॉपीज भी बता दूंगा। 8 नंबर वाली कॉपी भी है मेरे पास और 80 नंबर वाली भी है। तो क्या चीज करना है वो भी समझ आ जाएगी और क्या बिल्कुल नहीं करना वो भी। आपके शुरू के 2-4 आंसर की क्वालिटी लैंग्वेज खराब होगी ना, पूरी कॉपी एवरेज बेसिस पे जज होती है, एवरेज मार्क्स मिलते हैं। वो सोच के बैठता कि क्या ही अच्छा करेगा ये व्यक्ति। ठीक है? क्लियर है यहां तक? रॉन्गफुल एक्ट लिख सकते हैं हम। अब हम अगर एग्जाम में लिखना हो तो दृष्टि, रॉन्गफुल एक्ट में क्या लिखेंगे? कीवर्ड बता दे पहले तो, एक्ट कंप्लेंट ऑफ, और रॉन्ग की बजाय हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लीगली रॉन्ग। लक्ष्मी, कीवर्ड क्या है इसमें जिसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए सेंटेंस बनाने में ताकि अच्छा बने? कंप्लेंट, लीगल, बस खत्म। द एक्ट कंप्लेंट ऑफ शुड बी लीगली रॉन्ग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस विद रिगार्ड्स टू पार्टी कंप्लेनिंग इट। क्लियर? फिर आता है लीगल डैमेज। अब भाई लीगल डैमेज में बात होती है कि हर डैमेज लीगल डैमेज नहीं होता। अब कौन डिसाइड करेगा कि डैमेज लीगल डैमेज है कि नहीं? ऑब्वियसली लॉ। अब मैं हिंदी में बोलता हूं एक लाइन, हर डैमेज कानून की नजर में डैमेज नहीं होता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नॉट एवरी डैमेज इज डैमेज इन द आईज ऑफ, यही लिखा है इधर, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ। आप आपका हिंदी का तरीका भी अगर थोड़ा इंप्रूव कर ले और उसका ट्रांसलेशन सिस्टमैटिक वे में कर ले तो आराम से बुक की नहीं लॉ की लैंग्वेज बन जाएगी। लॉ की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको उसको डिकोड सही से करना है। तो पहली लाइन क्या बोलेंगे हम? इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेज इन दी, फिर से, बहुत बढ़िया। नाउ इट मस्ट बी अ डैमेज विद द लॉ रिकॉग्नाइजेस एज सच। वो डैमेज जो है वो ऐसा डैमेज होना चाहिए जिसको डैमेज की नजर से कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर? पक्का? पक्का एकदम? ये 2 लाइन समझ में आ गई? इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी लीगल इंजरी या इन्वेजन ऑफ लीगल राइट। भाई अभी बहुत समय है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पे होगा सिलेबस। अपना कितने टाइम में हो गया था? मतलब पुरानी जून बैच का कब हुआ था? पिछली वाली 3.5-4 महीने रिवीजन के साथ। अभी क्या चल रहा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे आराम से 2-1 महीने, आराम से हो जाएगा टाइम। हमारा सिलेबस कभी भी डिले नहीं हुआ, नेवर नेवर एवर इन माय लाइफ।
अगर बात चल रही तो और आगे बता ही देते कि पुराने बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम्शंस तो ठीक है, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी आया मेरे सब्जेक्ट में। एक स्कीम रहती है, अगर आप जेआईजेएल में 90+ मार्क्स लाते हो तो जो भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग आईफोन होता है वो मैं दिलाता हूँ। एक बार लुट चुका हूँ, और एक बार एक बच्ची के ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए थे जब ईबीसीएल होता था, ईसीआईपीएल तो अभी हुआ, उसको भी एक पेन दिलाया था मैंने, मतलब ऐसा नॉर्मल 20 रुपए वाला नहीं था। हाँ, जो बजट और जो मार्क्स रहते हैं उस हिसाब से प्रो ही दिलाता हूँ वैसे तो। 13 प्रो मैक्स दिलाया था एक बार, उसको मॉन्ट ब्लांक का पेन गिफ्ट किया था मैंने, जो मैं यूज करता था। अच्छा व्यवस्थित चीज है, बट हाँ लगे रहो तो मजे। क्या हुआ, मॉडल पसंद कर लिया, हो गया सेट सब ठीक है। इन अदर वर्ड देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट। मैं ये वाली बात क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी तो बता दूंगा, शुरू ही दिन आके सारी एडवर्टाइजमेंट करके सेंस नहीं है। थोड़ा मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान दूं मैं इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि सिलेबस टाइम पे पूरा हो रहा है या नहीं। बट हाँ, ये श्योरिटी है, विथ अश्योरेंस, विथ गारंटी एवरीथिंग योर सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, along with writing practice, along with टेस्ट, along with रिविजन, एंड यस मॉक टेस्ट भी बहुत होते हैं। अभी एक सीरीज तो आज ही हमने लॉन्च की दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत होंगे। इन अदर वर्ड देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल इंजरी या फिर इन्वेजन। लीगल इंजरी मतलब कानूनी रूप से आपके अधिकारों का हनन होना चाहिए, और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट, इन्वेजन मतलब क्या होता है, वायलेट होना, आपके अधिकारों का हनन होना। तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं, लीगल इंजरी और इन्वेजन। फिर से लीगल इंजरी और, तो भाई जब भी लीगल डैमेज अगर अपने को लिखना है तो एक लाइन तो अपनी काम की क्या हो गई, इट इज नॉट एवरी डैमेज विच इज डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। आप जब भी लॉ पढ़े ना, स्पेसिफिकली ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला, ये लॉ आपको इस नजर से पढ़ना है कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं, अगर कहीं चार लोगों के बीच में आपको लीगल टर्म्स बोलने पड़ गए तो हम अटक अटक के ना बोले, हम सिस्टमैटिक, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर्स आप बनने वाले, कंपनी सेक्रेटरी बन के कॉर्पोरेट लॉयर बोला जाता है। कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, इन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सही और क्रिस्प चीज बोले, ज्यादा बातचीत ना करे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों भाई हर डैमेज लीगल डैमेज है क्या, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, क्या डैमेज वैमेज क्या क्या, वो तो देखना पड़ता है कि कौन सा डैमेज क्या है, क्या हुआ, क्या नुकसान, क्या फायदा, कैसे करा, तब जाके पता चले। इतना नहीं, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। अच्छा तो कौन सा डैमेज आइज ऑफ लॉ में डैमेज होगा, दो चीज ध्यान रखने का, लीगल इंजरी या इन्वेजन ऑफ, खत्म। कि काम की चीज निकाली, उसके बेसिस पे सारे फिल्टर लग जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एन एक्शन डज नॉट लाई। अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हुआ, इन्फ्रिंज मतलब भी वायलेशन या इन्वेजन होता है, तो आपके लीगल एक्शन नहीं ली जा सकती। दो डॉक्ट्रिन है भाई, एक इंजूरियस इन डेमनो या डेमनम बोलते हैं, और एक डेमनम्स इन इंजूरिया। अब यहां पर पहले हम डॉक्ट्रिन का तात्पर्य डिकोड करें। इंजूरिया सिन डेमनो या डेमनम, जो भी वर्ड आएगा। इंजूरिया का मतलब यहां पर आप निकाल लो इंजरी ऑफ, अरे गजब, इंजरी ऑफ सिन बोले तो यहां पे, और डेमनो बोले तो डैमेज इन टर्म्स ऑफ, बहुत शानदार। इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या निकला, लीगल राइट की इंजरी हुई पर पैसों में कोई नुकसान। फिर से लीगल राइट की इंजरी हुई पर पैसों में कोई नुकसान। एक कहानी सुनोगे, तुम में से 18 साल से ऊपर का कौन है, वोट दिए हो? जो व्यक्ति लीगली वोट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, लीगल वोटर। तुम दोनों 18 के नहीं हो, वोट दिया, कहां खोई हुई है, आएगा तो मोदी ही। किसको देती अगर वोट देती तो? मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूं। लक्ष्मी वोट दिया, एक्साइटमेंट रहता है फर्स्ट वोट देने देने।
फर्स्ट। तुम कितने साल की हो? अच्छा छोटी ही हो फिर भी, हाँ 2 वोट हो गए। तो जब पहला वोट देने जा रहे हो, मान लो जो लीगल वोटर है उसको, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? लीगल वोटर। वोटर के लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? लीगल वोटर। कहानी बना रहे हैं तो तमीज से बनाए। जो वोट कास्ट करवाता है, अच्छा वोट कास्ट करना मतलब वोट डालना, वोट डालने के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? कास्ट वोट, ऑफर वोट या टेंडर वोट। 3 टाइप के वर्ड बताए, ऑफर वोट, कास्ट वोट या टेंडर वोट। जो वहां पर ऑफिसर है जो वोट डालने के लिए हमको मदद करता है, उसका नाम हमने रखा रिटर्निंग ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? अब लक्ष्मी जी वोट डालने गई, पर रिटर्निंग ऑफिसर का लक्ष्मी से हो गया झगड़ा, तो लक्ष्मी को बिना वोट दिए ही भगा दिया उसने। लक्ष्मी को आया गुस्सा, बोले योर वोट इज योर वोट, माई वोट इज नो वोट, हाउ डे यू। लक्ष्मी ने कर दिया केस फाइल। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या बोलता है? रिटर्निंग ऑफिसर कौन? वही जो वोट कास्ट करवा रहा था, बोलता है कि दीदी आप जिसको वोट देने वाली थी वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो तुम्हारे वोट से कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता। लक्ष्मी का फिर भी दिमाग खराब, अरे इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, स्नैपचैट फिल्टर, सब सब चला गया ना यार, उंगली पे इंक ही नहीं लगी। वो बोल रहा ला आजा मैं इंक लगा दूं, फोटो ले। हाँ, वोट तो डालना ही है मेरे को। तो कोर्ट क्या करे ऐसी परिस्थिति? तेरे को कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ उससे कि तेरी जेब से 500 रुपए गिर गए, वोट नहीं डाल पाई तो? पैदल गई थी तू, घर के पास ही था वोटिंग सेंटर। बोलो क्या हुआ? राइट, मस्त वर्ड बोला तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? देवांशी। राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ, राइट तो इन्वेड हुआ ना उसका। बोले क्या पैसा पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है? लीगल राइट का बता दे पहले, उसका क्या? कोर्ट ने भी सेम तुम्हारे जैसे ही बोला। देखो एक ही दिन में जुडिशरी लेवल पे पहुंच गई। सेम बोला कोर्ट ने, बोले भले फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ पर लीगल डैमेज माना जाएगा, क्योंकि वोट डालना उसका अधिकार था। इसी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर को लायबल ठहराया गया और इसको कंपनसेशन दिलवाया गया। इस केस का नाम है एशबी वर्सेस वाइट, 1703 का केस है। फैक्ट जो है वो बताता हूं। द रिटर्निंग ऑफिसर रिफ्यूज अ लीगल वोटर टू ऑफर और टू टेंडर हिज लॉफुल वोट टू हिज कैंडिडेट। क्या अब ये लाइन समझने में आपको दिक्कत हुई? आप अगर कीवर्ड सही से पहले समझ लो तो ऐसी टिपिकल लैंग्वेज भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। किसको? लीगल वोटर को। किस चीज के लिए रिफ्यूज किया? टू ऑफर या कास्ट हिज लॉफुल वोट टू हिज लो। बन गई पूरी लैंग्वेज। ये सेंटेंस हम बोलने की कोशिश कर सकते हैं क्या? मैं हिंदी में बोलता हूं। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया था, किसको? लीगल वोटर को। किसके लिए रिफ्यूज किया? टू ऑफर या कास्ट हिज लॉफुल वोट टू हिज कैंडिडेट। क्या ये लाइन कोई बोल सकता है? बोलो। रिफ्यूज्ड पास्ट टेंस केस है। सिंपल, समझ आ गया सबको? प्लेंटिफ सूट अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर। प्लेंटिफ ने केस कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर फॉर कंपनसेशन इवन दो नो लॉस इज कॉज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और हम जो डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? इंजूरियस इन डेमनो, इंजरी ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज इन टर्म्स ऑफ। यही हुआ, इंजरी ऑफ लीगल राइट हुआ पर डैमेज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हुआ। क्या रिटर्निंग ऑफिसर लायबल है? हाँ कुछ पूछ रहे हो लक्ष्मी? कुछ जगह पर डेमनो लिखा हुआ है, कुछ जगह पर डेमनम लिखा हुआ है। जैसे अगली जो है वो डेमनम वर्ड यूज हुआ है। डिफेंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर ने डिफेंस दिया वही कि द वोटर डिड नॉट लूज मनी, मोर ओवर द कैंडिडेट टू हुम ही वॉज अबाउट टू ऑफर या टेंडर हिज वोट गॉट इलेक्टेड, सो रिटर्निंग ऑफिसर शेल नॉट बी लायबल। रिटर्निंग ऑफिसर शेल नॉट बी लायबल। होता है ना ऐसा? नहीं होता? जैसे बच्चों वाली हरकत है ये, इसका जो डिफेंस है। मेरा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उनमें से किसी को एक काम का बोलो तो थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। जैसे मैं अभी दिवाली पे गया हुआ था, तो
बड़े वाले बेटे को बोला कि जा चाचू को बुला ले, आवाज लगा दे उनके रूम से। तो वो छोटी वाली बच्ची पहले ही दौड़ के आ गई और उसने मुझे आवाज लगा दी। दूसरा नाराज हो गया, बोले मेरे को बुलाने का बोला था, तूने क्यों बुलाया? हाँ, बच्चे ऐसे ही होते भाई, अपन बड़े हो गए। क्या कहना चाहती हो? अच्छा ऐसा। अरे रिलेवेंट, इतना रिलेवेंट। अस ब्रो अस। हमारे जमाने में हस ब्रो को सैमपिंच बोलते थे हम। अब तो सब बदल गया है यार। तो भाई वो एक रो रहा है, अब मैं ऊपर चला गया, मैंने कहा यार क्या रेमेडी दूं, मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूं, आप बुला लेना। पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते ना अपन। लीगल राइट वायलेट हुआ है तो कंपनसेशन। क्लियर? जजमेंट आया कोर्ट का, द कोर्ट हेल्ड दैट रिटर्निंग ऑफिसर इज लायबल टू पे कंपनसेशन because he has violated legal right of plaintiff to vote, even though voter suffered no actual loss in terms of, or the candidate to whom plaintiff was interested got elected. Returning officer had committed a tort and therefore liable to pay. आया समझ? पैसे और क्या दे सकते हैं? बोले आजा वोट डला दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अगली है डैमनम्स इन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी टू लीगल राइट। डैमनम बोले तो डैमेज, सिन बोले तो विदाउट, इंजूरिया बोले तो इंजरी ऑफ लीगल राइट्स। क्या यहां तक क्लियर थे? अब एक बात बताओ, हम कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं? जो क्लास है इसका नाम क्या है? क्या है? शाबाश, ऐसे ही नंबर मिलेंगे फिर। पेस में है हम। मैं पेस के सामने एक और कोचिंग डालूं? रेस 5, माय कोचिंग इज माय कोचिंग, नन ऑफ योर कोचिंग। टैगलाइन लगा देंगे हम उसके, ठीक है? अब इधर वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं, कोई नहीं है रेस में, आ जाओ पेस में, है ना? और मैं अलग एडवर्टीजमेंट चला रहा हूं। पर कुछ बच्चे पेस छोड़ के रेस में आ गए। क्या हुआ? तो अरे अभी अभी थोड़ी एडमिशन ओपन नहीं हुए रेस के, कहां जा रहे हो? अच्छा, एकदम वाह यार, मैंने नहीं सोचा था इतना रैपिड रिस्पॉन्स आएगा, कि डायरेक्ट बिल्कुल। थैंक यू गाइस, आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। तो यहाँ के कुछ बच्चे अगर इधर आ जाए तो पेस को फाइनेंशियल लॉस हुआ। क्या मैं केस कर सकता हूँ? पेस में केस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लीगल राइट थोड़ी ना वायलेट हुआ। अब ये तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बता दिया मैंने। जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं उसको राइवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या? कुछ बच्चे यहां से छोड़ के वहां चले गए, उसको इंग्लिश में फ्लॉग्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लॉग्ड। ठीक है। अब ये ऐसे देसी कहानी है। एक स्कूल चल रही थी, वहां के मास्टर जी ने पास में दूसरी स्कूल खोल ली, तो यहाँ के लड़के वहां भग गए। प्रॉपर ऐसी लैंग्वेज लिखी है, बस स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखी है। बॉयज फ्रॉम प्लेंटिव स्कूल फ्लॉक टू डिफेंडेंट, ऐसा उसका ट्रांसलेशन करो तो यहाँ के छोरे वहां चले गए, सिंपल। ठीक है? तो वो बोले मैं केस करूंगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लीगल राइट। तेरी स्कूल में कुछ करा क्या? माई स्कूल इज माई स्कूल, वन ऑफ योर स्कूल। केस पढ़ते हैं इसका, पहले ये पढ़ लेते हैं कंटेंट। डैमेज विदाउट इंजरी, इट इज डैमेज विदाउट ब्रीच ऑफ लीगल राइट, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस था। कौन सा केस था? द डिफेंडेंट अ स्कूल मास्टर, टीचर लिख देते, मार्ट साहब लिख दिया। डिफेंडेंट अ स्कूल मास्टर सेट अप अ राइवल स्कूल। कौन सी स्कूल खोली? राइवल बोले तो कंपटीशन में। नेक्स्ट डोर प्लेंटिव स्कूल एंड बॉयज फ्रॉम प्लेंटिव स्कूल फ्लॉक टू डिफेंडेंट्स। हो गया लैंग्वेज शॉर्ट, क्लियर? चलो इसको अगर हम भाषा अपने में लिखें तो क्या लिखें? डिफेंडेंट बीइंग अ स्कूल मास्टर ओपन अ राइवल स्कूल। न्यू स्कूल लिख देते बच्चे, न्यू स्कूल नहीं लिखने का। राइवल स्कूल किधर खोली? नेक्स्ट डोर टू प्लेंटिव स्कूल एंड बॉयज फ्रॉम प्लेंटिव स्कूल। क्या बोलिए? कौन सा वर्ड यूज करना है? फ्लॉक टू डिफेंडेंट।
एक कीवर्ड अगर याद हो गया, देख अभी तूने कीवर्ड याद यूज नहीं किया तो लैंग्वेज गड़बड़ हुई। कीवर्ड अगर याद है तो आप बेसिक लैंग्वेज बनाओगे तो भी बुक जैसी बनेगी। इट वॉज हेल्ड दैट नो एक्शन कुड बी मेंटेन्ड एंड प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जोमैटो खुला, वो स्विगी के अगेंस्ट केस कर देता, ब्लिंकिट इंस्टामार्ट के अगेंस्ट केस कर देता, ये दोनों मिलकर जेप्टो के अगेंस्ट केस कर देते, मैगी वाला yippee के ऊपर केस कर देता, मैगी चल रही थी तो yippee क्यों खोली, मेरी मर्जी। सिंपल बात है ना, कोई व्यक्ति दूसरा काम कर ही नहीं सकता, अलग मोनोपोली चलती। मैं वकील बन गया, दूसरे को बनने ही नहीं देता, मैं ही जज, मैं ही वकील, मैं ही सर्वशक्तिशाली गणेश गाय तोंडे भाऊ, ऐसे थोड़ी ना होता। क्लियर है यहां तक? तो भाई आज जो हमने पढ़ा उसमें दो केस लॉ भी पढ़े, एक का नाम है, दूसरे का नाम है ठीक। क्या हुआ, एडमिशन ओपन नहीं हो? मैं तो पहले ही बोला था, जबरदस्ती गई थी तुम चेक करने। क्या केस के नाम है? एशबी वर्सेस वाइट, और हमने जो याद की दो डॉक्ट्रिन, उनका नाम क्या क्या है? इंजूरिया इन डेमनो, डेमनम इन इंजूरिया। टॉट के तीन एलिमेंट है, कौन से? लीगल डैमेज, पहले रॉन्गफुल एक्ट फिर लीगल डैमेज। ये देखो, ये मनुष्य रॉन्गफुल एक्ट करता है, कांच तोड़ दिए, इसको हुआ लीगल डैमेज। ये भैया क्या करते हैं? सिंपल, रॉन्गफुल एक्ट के अंदर ओमिशन इंक्लूड होता है। क्या हर डैमेज कानून की नजर में डैमेज होता है? इंग्लिश में बताना, क्या बोलेंगे? एक ही दिन में तुम तो सब लिखने लायक हो रहे हो। प्रथम, हाउ वाज योर प्रथम डे? गुड। आ रहा है समझ? लिख पाओगे? झेल पाओगे आगे? दूसरा भेजूं कि चलने दूं? अरे मतलब मेरी जगह दूसरा भेजूं या सह लोगे? रेस आ रही है ना तू तो। आइडिया बुरा नहीं है, रेस। बहुत पीटेंगे प्रेरक सर मुझे, ये सब नहीं कर सकता मैं, एसोसिएटेड हूं यहाँ। चलिए दोस्तों, उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ही ले, और कृपा करके इतना जरूर पढ़ के आए जितना पढ़ाया गया है। ये देख के क्या लगता है? क्या लगता है इसको देख के? गंदी नियत? अजीब सा, ऐसा नटोरियस फेस नहीं लग रहा? 12 बजा दूंगा। ये होता है कंसेप्ट मेंसरिया का, जो हम कल पढ़ेंगे। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। अब वापस सुन लिया ना गिल्टी माइंड, अब देखो इसको। है? ये मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ, इसका ये वाला सीन याद है, ये कब देता है एक्सप्रेशन? वो लोग कुछ फ्रूट खा रहे होते हैं मसाला वाला, और इसको नहीं देते हैं, तो ये बस ऐसे देखता है पंखे को देख के, और वो फैन उधर कर देता है, तो वो सारा मसाला उनकी आंखों में है। और ये ऐसा होता है, मतलब आप जब भी कुछ बुरा करना चाहो ऑटोमेटिक, और ऐसी कुछ नटोरियस चीजें आप करना चाहो ना, तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। गाड़ी चलाते टाइम कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और आपका मन करता है अब बताऊं तेरे को, अब बताऊं, तो एक अपने आप ऐसा तेरी तो। या आपको एग्जाम में कोई आंसर समझ में आ जाए, या किसी के करंट अफेयर्स में 50 में से 50 नंबर आ जाए, तो वो भी ऐसे ही खुश हो सकता है। तुम्हारे ही आए ना 50 आउट ऑफ 50? वाह, 49 है तुम्हारे। क्या क्या गजब गजब के बच्चे हैं भाई। 50 आउट ऑफ 50, मजा ही मजा। बहुत ही शानदार। दोस्तों आज जो पढ़ा पक्का समझ आया? क्या मैं उम्मीद करूं इसको घर जाके थोड़ी देर पढ़ोगे, कि रहने दो उम्मीद? पढ़ लोगे? मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुझे, मेरे को मैसेज कर देना। और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईरियो मारो नंबर, व्हाट्सएप मैसेज ही करे कृपया। और कभी मैसेज छूट जाए तो रिमाइंडर भेज देना। मैसेज आने के तत्काल बाद जवाब एक्सपेक्ट न करें, मतलब 11 बजे तक तो क्लास ही चलती रहती है, तो मैं फ्री होते ही जवाब दे दूंगा। और किसी को कुछ पूछना है दोस्तों? भूमिका कुछ तो बोल। नहीं, ये भी ठीक है, मजे करो फिर।